Friends, myself Prabal Avasthi and I am back again with our new lecture. हमारा जो ये लेक्चर है ये पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है और ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 है। फर्स्टली हम इसमें ये देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 में एज अ ट्रेडर्स इंडिया में आए थे। इन्होंने धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को एक टेरिटोरियल पावर के रूप में इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली हम ये देखते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल पावर, इसमें कौन कौन से चार्टर्स आए, कौन कौन से ऐसे मेन एक्ट्स थे जिन्होंने इसको अफेक्ट किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली इस क्रोनोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले कंपनी रूल और क्राउन रूल में। मेनली जो कंपनी रूल है वो जब से 1773 से जब पहला इंटरफेरेंस हुआ था क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी में, तब से स्टार्ट होके 1858 तक रहता है, जब तक सिपाही म्यूटिनी होती है। फिर आफ्टर दैट क्राउन अपने आप जो कंपनी की पावर्स हैं उनको अपने हाथों में ले लेता है और क्राउन रूल का स्टार्ट हो जाता है अंटिल वी गॉट इंडिपेंडेंस। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हमें कुछ चीज़ें अच्छे से समझ लेनी चाहिए जो कंपनी रूल और क्राउन रूल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखना चाहिए सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी कैसी थी। तो अगर हम बात करें कंपनी रूल में, तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक रहा और इसमें जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी वो 1773 से स्टार्ट होकर 1858 तक बढ़ती ही चली गई। अगर हम इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है और ये आपका ये जो एक्सिस है आपका ये रिप्रेजेंट करता है एक्ट्स जो पास हुए हमारे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं 1773 से स्टार्ट होता है और 1853 तक जाता है। 1853 तक जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी वो अपने पीक पे थी। आफ्टर क्राउन रूल 1858 के बाद से जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी हाउएवर कुछ कम होने लगी और कम होते होते ये बिल्कुल 1947 तक हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। तो ग्राफ की मदद से हम लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं और दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सेट हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1858 से 1947 तक जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी वो कम होती चली गई। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ और हम देखेंगे सबसे पहले कंपनी रूल जो कि 1773 से स्टार्ट होकर 1858 तक चलता है। फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंपनी रूल। और इसमें जो पहला एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था और दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और जो मेन चीज़ थी वो ये थी, इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में। बेसिकली सबसे बड़ी बात जो इसमें थी वो ये थी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर दिया गया था और इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, अगर ये बंगाल है तो बंगाल के अंडर में मद्रास प्रेसिडेंसी और आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी दोनों आ गई थी जो कि पहले इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से। सो लेट अस मूव ऑन द फीचर्स ऑफ दिस। सो जो फर्स्ट फीचर है हमारा वो यही है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, डिजिग्नेट कर दिया गया था और इसने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स को इस्टेब्लिश किया था जो कि असिस्ट कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। जैसे कि पहले था कि पहले ये लोग अलग अलग थी, दोनों प्रेसिडेंसीज अलग अलग थी और सब कोई भी किसी के अंडर में नहीं था। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन एक तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इस एक्ट का वो ये है कि इसने इसी एक्ट में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। आप लोग चीफ जस्टिस का नेम कमेंट करके हमें बताएं। इसमें जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी जो थे उनको किसी भी नेटिव से ब्राइब लेने के लिए मना कर दिया गया था, प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। तो ये चेक और बैलेंस दोनों मेंटेन कर रहे हैं इस एक्ट के थ्रू। इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे जो आगे 1781 में जो अमेंडिंग एक्ट आया था उसमें करेक्ट किए गए थे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी फॉर्मेशन हुआ था और ये इसका काम ये था कि जो रेवेन्यू, सिविल्स और मिलिट्री अफेयर्स इंडिया के थे उसको रिपोर्ट करे कंपनी के जो ये रेवेन्यूज़ थे, सिविल राइट्स थे
और जो मिलिट्री अफेयर्स थे, इनको सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना इसका काम था। आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, उनको करेक्ट करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट आया और इट इज़ नोन एज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स भी कहते हैं। ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक्ट ऑफ सेटलमेंट यहाँ पे आता है तो आपको रेफ़र करना पड़ेगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया था 1774 में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफेरेंस था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के एग्जीक्यूटिव वर्क्स में वो काफ़ी ज़्यादा था, उसका जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से बहुत सारे ऐसे इसमें फीचर्स ऐड किए गए जो कि बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी और गवर्नर जनरल था वो पहले सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आता था, लेकिन जब ये हमारा अमेंडिंग एक्ट आया तो इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने रेवेन्यू जो मैटर्स थे उसको भी हटा दिया। आप ये चीज़ देखिए, आप कैसे कैसे ये सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी की ओर बढ़ रहा है। जैसे इसने कोर्ट तो इस्टेब्लिश इसमें कर दिया, लेकिन जो मेन एग्जीक्यूटिव वर्क्स थे, जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी, उसको इंटरफेरेंस कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस ना करे, उसके लिए कौन कौन से फीचर्स इसमें डाले गए वो आप एक बार ध्यान से देखें। ये आपका मेंस में भी हेल्प कर सकता है अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें, उसमें क्वेश्चन आता है तो। बाकी इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रीलिम्स में आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसके पहले जो होता था, जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ उसके काफ़ी सालों तक, जब तक ये अमेंडिंग एक्ट नहीं आया तब तक जो हिंदू लोग थे, हिंदू लॉज थे, जो हिंदूज़ थे, वो भी जो मोहम्मडियन लॉ था उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा या फिर ट्रायल होता था। लेकिन जब ये अमेंडिंग एक्ट आया तो उसमें क्या कहा गया कि जो हिंदू लोग थे उनको भी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाएगा उनका, और जो मुस्लिम है उनको मोहम्मडन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाएगा। सीरीज ऑफ दिस एक्ट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट आगे आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस 1784 के एक्ट में सबसे बड़ी बात जो हुई थी वो ये हुई थी कि इन्होंने कंपनी के जो फंक्शन थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, और दोनों को प्रिसाइड करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक नई बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो उसको कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको पॉलिटिकल अफेयर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। दस यहाँ पे एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर एक एमसीक्यू में आता है इट इस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज, इसने पहली बार इंडिया को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया था, और सेकेंडली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि इसमें इस एक्ट के थ्रू इसमें डाली गई थी। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको अपॉइंट कर लिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फॉर्म में, और इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स पुटअप करी थी। इसमें इनकी 2 मेन डिमांड थी। वो पहली डिमांड ये थी कि यू शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। तो एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पे बढ़ती हुई हमको दिख रही है, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी की तरफ ये और एक स्टेप आगे बढ़ गया। हम देखते हैं उसके बाद सेकंड इनकी जो डिमांड थी वही थी कि ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो अकॉर्डिंगली इन एक्ट ऑफ 1786 वाज एनेक्टेड, और इनकी जो दोनों मांगे थी उनको एक तरीके से मान लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। सो जो हमारा अगला चार्टर एक्ट है वो 1793 का है। जो मेन फीचर है इसका वो ये था कि 20 ईयर्स के मोनोपोली को, ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको 20 ईयर्स के अनदर पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और इसमें जो सिर्फ इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल की पावर्स थी उनको और बढ़ा दिया गया था, जो हमारी सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास की,
उनके ऊपर और एक तरीके से पावर दे दी गई थी, कंट्रोल दे दिया गया था गवर्नर जनरल को। सो सीरीज ऑफ द दीज चार्टर्स वी विल नाउ लुक ऑन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जो इसके मेन फीचर्स थे वो ये थे कि इसने ट्रेड मोनोपोली जो थी ब्रिटिश कंपनी की जो थी उसको हटा दिया था, और इन्होंने क्या किया था, इंडिया के मार्केट को ओपन कर दिया था सारे ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स के लिए। बेसिकली इसने तब भी इसकी जो मोनोपोली थी कंपनी की वो दो चीज़ों की थी, ट्रेड इन द टी एंड ट्रेड विद द चाइना। और इसने क्या किया था, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ कर दिया था आने के लिए, जिससे पीपल जो हैं और इनलाइटेड उनका नॉलेज बढ़े और इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़े। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्ट में उसमें वो ये है कि इसने जो लोकल गवर्नमेंट्स थी इसको टैक्स इम्पोज करने के लिए पावर दे दी थी। और जो इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने पनिश करने के लिए भी परमिशन दे दी थी जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे। मींस स्ट्रिक्टली इन्होंने टैक्स कलेक्शन का एक तरीके से स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टअप टैक्स कलेक्शन का हो चुका था। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे थे। In the series of these charters, now we will look on the Charter Act of 1833. As I have told you earlier only, 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी की स्टार्टअप हुआ था वो 1833 में पहुंच के अपने पीक पे था। और जो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। नाउ वी विल लुक ऑन द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। जो मेन इसके फीचर्स थे उनको हम देख लेते हैं। फर्स्टली, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के फॉर्म में अपॉइंट किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसको जो सिविल और मिलिट्री राइट्स थे, पावर्स थे, वो उसमें वेस्ट कर दिए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। Thus, the act created for the first time government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India। ये बहुत बड़ी बात थी। पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी यहाँ पे शो हो रही है। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के फॉर्म में। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given the exclusive legislative powers for the entire British India. The laws made under the previous act were called the regulation। इससे पहले जो लॉज बनते थे उनको हम रेगुलेशंस बोलते थे, लेकिन उसके बाद जब इस एक्ट के थ्रू लॉज बनने लगे तो हम इसे एक्ट्स बोलने लगे। नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इस एक्ट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ओरिजिनल जो मोटिव था उसको ख़त्म करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। हेंस इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी as a commercial body which became purely administrative body. It provided the company territories in India were held by it in trust of His Majesty, his heirs and successors. Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of the open competition for the selection of civil servants and stated that the Indian should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. However, the provision was neglected after a position from the court of the directors. तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि which was the charter act in which the attempt was made for open civil services examination, and it said that the Indian should also be participated, should not be debarred from holding any place, then you can mention this charter act. Now we will look the final charter act which was the ending charter act of the company rule. Now we will look on the Charter Act of 1853. What were the main features of the Charter Act of 1853? It was the last series of the charter passed by the British Parliament between 1793 and 1853. अब हम इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो इसका मेन फीचर था वो ये था कि इसने लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसका लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इनको दोनों को अलग अलग कर दिया था। और इसने एक नए मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें कि 6 मेंबर थे उसको अपॉइंट किया था। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। अब मिनी पार्लियामेंट जो टर्म है कॉइन हुआ है, इसको आप याद रखिए, ये MCQ में आ सकता है।
Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring special machinery and special processes. This point you should remember. इसके पहले जो प्रयास किया गया था सिविल सर्विसेज के लिए, कंपटीशन के लिए 1833 के चार्टर एक्ट में, जो कि डिक्लाइन कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया. इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स. और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि इंडियंस वर ऑल्सो दिस टेस्ट और दिस रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस ऑल्सो. Accordingly, Macaulay Committee was appointed in 1854. मैकॉले कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा. अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए. It extended the company's rule and allowed it to retain the positions of the Indian territory on the trust of the British Crown, but it did not specify any particular period. इसके पहले उसने पीरियड बताया था कि 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन इस बार इसको कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया. और अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स, thus this was clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked. It introduced for the first time local representation in the Central Legislative Council. Of the 6 new legislative members of the Governor General Council, 4 members were appointed by the local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Hence पहली बार, फर्स्ट टाइम, लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया. फाइनली जो कंपनी का रूल था वो अपने पीक पे था. मींस जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी कंपनी की, वो अपने पीक पे पहुंच चुकी थी. हर तरीके से पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो फीचर्स हमने प्रीवियस एक्ट्स में देखे, वो इसी तरफ टेंड कर रहे थे कि सेंट्रलाइजेशन पूरी तरह से हो जाए. जो कि फाइनली एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जब खूब बहुत सारा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, बट सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच जाता है, तब इनसेटिस्फैक्शन डेवलप होता है इंडियन पीपल्स में, जो कि फाइनली रिज़ल्ट होता है, जिसका जो आउटकम होता है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, जिसके बाद हमारा क्राउन रूल स्टार्ट होता है. तो अभी तो हाँ, ये फर्स्ट पार्ट है हम लोग का, और मैंने फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड किया है, और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट कुछ ही दिनों में आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें हमारा कंपनी रूल के आगे का क्राउन रूल से स्टार्ट करूँगा मैं. उसके आगे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो इसमें गलतियाँ हुई, और साथ साथ मैंने जो बीच बीच में क्वेश्चन आपसे पूछे वो कितना हेल्प होता. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.